आ जाओ बहू, घर में आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। सावित्री अपने गरीब घर में अपनी 5 बहू का गृह प्रवेश करती है, जिनमें से एक बहुत गरीब थी तो 4 अच्छे परिवार से थी और अमीर थी। वो घर की हालत देखते ही अपनी सास से कहती हैं, ओह माय गॉड, ये क्या, यहाँ तो सिर्फ एक कमरा है, क्या हम चारों को इस कमरे में रहना होगा, वो भी अपनी जेठानी के साथ? हाँ बहू, तो क्या हुआ, पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहेगा, दुख हो सुख हो सबको एक साथ ही रहना चाहिए। यकीन नहीं होता माँ जी, आप ये बोल भी कैसे सकती हो, हम 5 बहू एक कमरे में रहेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरे मायके में मेरे इतने सारे कमरे हैं कि मैं क्या बताऊं, और अब मुझे एक कमरे में रहना होगा। मेरा तो इतना सुंदर घर था और मेरा ससुराल इतना ही फटीचर निकलेगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मुझसे यहाँ रहा नहीं जाएगा। देखो तो यहाँ पर एक बेड भी नहीं है और हमारे बेड इस कमरे में कैसे आएंगे? इन गरीबों के पास एक घर तो है नहीं, तुम बेड की बात कर रही हो। अरे तुम चारों ऐसा क्यों बोल रही हो? हमारा ससुराल अगर गरीब है तो क्या हुआ, गरीबी में प्यार प्रेम से जब रहो तो गरीबी का पता नहीं चलता। गरीबों को गरीबी में जीने की आदत होती है, लेकिन हम जैसे अमीरों को इस गरीब खाने में रुकने की भी आदत नहीं है। तुम चारों ये कैसी बातें कर रही हो? तुम चारों ने तो हमसे वादा किया था कि हमारी गरीबी में भी हमारा साथ दोगी, लेकिन यहाँ तो तुम हमारा कैमरा देखते ही साथ छोड़ने की बात कर रही हो। साहिल के इतना कहते ही चारों चुप हो जाती हैं और कुछ नहीं कह पाती। तभी सावित्री अपनी अमीर बहू से कहती है, अरे सारी बातें दरवाजे पर ही कर लोगी, चलो घर के अंदर आ जाओ, बाकी की बातें घर के अंदर कर लेंगे। सावित्री के कहने पर 5 बहू घर के अंदर आ जाती हैं, जिसके बाद अचानक से घर के बाहर बारिश शुरू हो जाती है। उनके घर की छत इतनी कच्ची थी कि छत की दरारों से पानी टपकने लगता है। ओह माय गॉड, सारा पानी छत से टपकता हुआ हमारे ऊपर ही गिर रहा है। व्हाट रबिश, ऐसे माहौल में हम लोग कैसे रहेंगे? ऊपर से हमें यहाँ चटाई पर बिठा दिया है। मैं तो माँ को फोन करके हम सबके लिए एक बेड मंगवा रही हूँ। दिव्या अपनी माँ को फोन कर देती है, जिसके बाद उनकी अमीर माँ उनके लिए किंग साइज का बड़ा बेड भेज देती हैं। अच्छा किया तुमने जो तुमने बेड मंगवा लिया, कम से कम हमें चटाई पर सोना तो नहीं पड़ेगा। ये तो ठीक है, लेकिन इस छत का क्या होगा? इस छत से हमारे बिस्तर पर टपका लग जाएगा। बोल तो तुम बिल्कुल सही रही हो, पर फिलहाल तो बारिश बंद हो गई है, ये सब बाद में देखेंगे, पहले थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। चारों बहू मिलकर किंग साइज वाले बेड पर सो जाती हैं और इधर जेठानी और सास उन्हें देखती ही रह जाती हैं। माँ, दरअसल इन्हें ऐसे गरीब में रहने की आदत नहीं है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे इन्हें आदत हो जाएगी। फिर ये आपकी आज्ञाकारी बहू बन जाएंगी, एक दिन ऐसा जरूर होगा। माँ जी, आप परेशान नजर आ रही हो, आप थोड़ी देर आराम कर लो, शादी के चलते आपको बहुत से काम करने पड़े होंगे। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ, लेकिन उससे पहले बारिश की वजह से जो घर में पानी छत के द्वारा गिरा है उसे साफ कर देती हूँ। राधिका ऐसे ही सोचकर घर के फर्श पर से सारा पानी साफ कर देती है, जिसके बाद वह अपनी सास और अपनी देवर और अपने पति के लिए चाय बनाती है। हाँ भाभी, आपने तो बहुत स्वादिष्ट चाय बनाई है। इतनी स्वादिष्ट चाय के साथ पकौड़े और होते तो मजा ही आ जाता। कोई बात नहीं देवर जी, मैं आपके लिए पकौड़े भी बना देती हूँ। राधिका इतना कहकर चूल्हे पर पकौड़े बनाना शुरू करती है। वो गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर अपने देवर को खिलाती है कि तभी उसकी देवरानियां नींद से जाग जाती हैं और उन्हें पकौड़े की खुशबू आने लगती है। बहुत जोरों से भूख लगी है। भूख तो हमें भी लगी है, जरा वहां देखो, हमारी जेठानी गर्मा गर्म पकौड़े बना रही है, चलो खाने चलते हैं। चारों देवरानियां जेठानी के पास आती हैं। जेठानी जी, हमें भूख लगी है, हमारे लिए भी पकौड़े बना दो। देखो मैं बहुत देर से काम कर रही हूँ, मैं थोड़ा थक गई हूँ, एक काम करो तुम ही आकर बना लो और थोड़े से मेरे लिए भी बना लेना। आज तक हमने एक ग्लास तो उठाकर रखा नहीं अपने घर पर, और यहाँ पर हम पकौड़े बनाएंगे। हमें तो रसोई का राह भी नहीं आता, हम पकौड़े कैसे बनाएंगे? आप ही हमें पकौड़े बनाकर खिलाओगी? शिखा ऐसा कहने लगती है, जिसके चलते राधिका बेचारी उनके लिए पकौड़े बनाने लगती है। देखते ही देखते वो चारों देवरानियों को पकौड़े बनाकर दे देती है और चारों आराम से अपने बेड पर बैठकर पकौड़े खाती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है। रात को चारों अपने बेड पर सो रही होती हैं, लेकिन उन्हें मच्छर काटने लगते हैं। मच्छरों की वजह से उनकी नींद खराब हो जाती है और वह नींद से जागकर जोर जोर से चिल्लाकर कहती हैं, बहुत मच्छर काट रहे हैं, बहुत मच्छर हैं यहाँ पर। ये तो घर ही ऐसा है, ना साफ सफाई है ना कुछ है, यहाँ मच्छर काट ही रहे हैं। और देखो ना मेरे हाथों पर कैसे दाने दाने से हो गए हैं, और कब तक ये सब हमें बर्दाश्त करना होगा? देवरानियों को इतनी परेशानी हो रही थी, लेकिन यहाँ जेठानी बेचारी गरीबी में दुनिया भर के मच्छरों के काटने के बाद भी आराम से अपनी सास के पास सो रही थी। माँ जी, क्या आपको मच्छर काट रहे हैं? हाँ बहू,
मच्छर काट तो रहे हैं, लेकिन क्या करूं, मुझे तो ऐसे सोने की आदत हो गई है। मेरी चिंता मत करो, तुम आराम से सो जाओ। सावित्री के इतना कहने पर राधिका एक हल्की सी चुन्नी लेकर आती है और अपनी सास को उड़ा देती है, जिससे चुन्नी के अंदर हवा पास होती रहती है और मच्छर से थोड़ा बचाव हो जाता है। लेकिन राधिका की चारों देवरानियां सारी रात जगी रहती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी जगह में नींद आती ही नहीं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो रागिनी अपनी माँ को फोन करके अपने घर पर मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का पूरा जाल मंगवा लेती है और उसे अपने बेड के चारों तरफ टांग देती है, जिससे एक भी मच्छर उनके बिस्तर पर नहीं आता। हाँ, आज तो एक भी मच्छर नहीं लगने वाले। हम सभी को देखो, माँ ने हमारे लिए मच्छरदानी भेज दी है। अच्छा हुआ तुमने मायके से मच्छरदानी मंगवा ली, नहीं तो ससुराल वालों की इतनी कहाँ औकात है जो हमारे लिए एकदम से ये खरीद पाते। ये सब राधिका सुन लेती है। उसको ये सुनकर बुरा लगता है, जिसके चलते वह अपनी देवरानियों से कहती है, देवरानी जी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमारे ससुराल वाले गरीब हैं तो क्या हुआ, हमें उनकी इस तरह बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अरे आज दिन अच्छा नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन तो अच्छे दिन आएंगे ही, हमें उस दिन का इंतजार करना चाहिए। अरे जेठानी जी, आप तो चुप ही करो। अपने दहेज में एक कौड़ी नहीं लेकर आई हो, लेकिन जुबान जरा आपकी गर्दन से भी ज्यादा लंबी है तुम्हारी। बस करो छोटी बहू, अपनी जेठानी की थोड़ी तो इज्जत करो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सावित्री ऐसा कह के अमीर देवरानियों को चुप करने की कोशिश करती है, लेकिन अमीर देवरानियां अपनी जेठानी को पीछे से कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हैं। इधर घर के सारे काम भी बेचारी राधिका को ही करने पड़ते हैं। कभी भी बारिश होने की वजह से घर के अंदर पानी टपकने लगता है, जिसकी वजह से फर्श तो पूरा भीग ही जाता है। ऊपर से अमीर देवरानियों का बिस्तर भी भीगने लगता है। अरे ये क्या, हमारे बेड पर तो पानी टपक रहा है, अब हम लोग क्या करें, ऐसे तो सोया नहीं जाएगा। अब माँ से मदद लेकर ये छत भी ठीक करवानी होगी। तुम चारों अपनी अमीर माँ से मदद क्यों लेती हो, इसमें हमारे घर की बदनामी है। वो लोग क्या सोचते होंगे कि हम लोग कितने गरीब और फटीचर हैं। अरे बोल तो ऐसे रही हो माँ जी, जैसे आप गरीब फटीचर हो ही नहीं। इन लोगों ने फटे चिटे कपड़े पहन रखे, इसी से इनकी हालत का पता चल जाता है। इस तरह चारों देवरानियां अपनी सास की बहुत बेइज्जती करती हैं, जो कि राधिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और वह अपनी अमीर देवरानियों को डांटना शुरू कर देती है। अरे कैसी हो तुम चारों, तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि तुम्हें जो ठाट बाट मिलना चाहिए वो सब मिल रहा है, उसके बाद भी तुम अपनी सास की बेइज्जती करती रहती हो। अरे मैं गरीब मायके से आने के बाद भी गरीब ससुराल में आई हूँ, फिर भी मुझे कोई भी परेशानी नहीं, लेकिन तुम तो हद ही पार कर रही हो। किसी की गरीबी का इतना भी मजाक नहीं उड़ाया जाता। कभी जो इन पर बीती है अगर तुम्हारे ऊपर बीतेगी तब तुम्हें हकीकत का पता चलेगा। राधिका के इतना बोलने पर भी चारों देवरानियों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वह अपने पतियों की कमाई से कभी बाहर से कुछ मंगवा कर खाती तो कभी कुछ मंगवाती। ऊपर से जहां वह सोती वहां वह एसी भी लगा लेती हैं। उन्हें जो सुख मिल रहे होते हैं उससे ज्यादा बेचारी जेठानी को दुख मिल रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक से उनकी चारों पतियों की नौकरी छूट जाती है और वह बेरोजगार हो जाते हैं। अरे अब हम लोग क्या करें, हमारे पास तो कोई नौकरी ही नहीं है। हम बेरोजगार हो गए हैं और अब हमें कोई कहीं दूसरी जगह नौकरी ढूंढनी होगी और अपने खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। इधर चारों भाइयों की नौकरी छूट जाती है तो उधर बड़े भाई को नौकरी में तरक्की मिलती है, जिससे जेठानी के दिन ठीक होने लगते हैं। और इधर देवरानी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते वह अपनी सास और जेठानी से माफी मांगती है। राधिका और सावित्री का दिल इतना बड़ा था कि वह उन्हें माफ कर देती है और अब वह सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।